ये औरत आपको हॉन्ट करती थी, तो क्या मुझे इसकी स्टोरी बता सकते हो? ये पेंटिंग अभी भी मेरे को इसको देखने में डर लगता है। ये इसकी स्टोरी पीछे की इतनी इंटरेस्टिंग है। धीरे धीरे रातों में पता चलने लगा कि छत पे किसी के चलने की आवाज़ें आ रही हैं। कोई रात में गेट नॉक करने लगता था। जो वहाँ की एंटिटीज थी वो धीरे धीरे मुझे ही दिखने लग गई। तो एंटिटीज दिखने लग गई से क्या मतलब है? मतलब जो अभी तक आपको सुनाई दे रहा था एंड ऑल, अब मतलब आपको दिख रहा था? हम लोग नॉर्मली बैठ के कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं और पीछे एक औरत जलती हुई भाग रही है। वो सीन इतना डरावना हुआ करता था मेरे लिए कि मैं इम्पैथ और एक साइकिक मीडियम ना बचपन से हूँ। इम्पैथ एक ऐसा पर्सन होता है जिसको दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के इमोशंस फील होते हैं। ग्वालियर फोर्ट है, वहाँ पे ना एक पाथ था, तो वहाँ पे काफी ना टॉर्चर स्टोरीज थी। इतने अंधेरे में आप सोचो कि मुझे वाइट कुछ मूविंग सा दिख रहा है पूरे अंधेरे में। मेरे को ये नहीं पता मेरे पास में कौन है, बट मैं उस चीज को देख सकती हूँ। कुछ ना छलावे होते हैं जो आपके अपनों की, आपके फैमिली मेंबर्स की, दोस्तों की शक्ल भी ले सकते हैं और आवाज भी ले सकते हैं, और अगर आप उन्हें रिस्पॉन्ड कर दो ना तो फिर वो आपके साथ ही रह जाते हैं। जो सोल होती है वो यहाँ पे आने से पहले अपनी पूरी सोल फैमिली एंड सिस्टर गाइड्स वगैरह के साथ में बैठ के ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जहाँ पे लिखा होता है कि आप अर्थ पे जाके क्या एक्सपीरियंसेस करेंगे, कौन कौन आपकी फैमिली रहेगी या कौन आपके लवर्स रहेंगे, ये सब अपन लिखवा के लाते हैं। कोई भी स्पिरिट किसी को भी ऐसे ही नहीं पोजेस कर सकती जब तक उसका ऑरा वीक ना हो। ऑरा ना अलग अलग कलर के होते हैं और अलग अलग कलर का ना अलग अलग मतलब होता है। आपका ऑरा वीक है तो ये आप लोगों को कर सकते हैं पोजेस। क्या हो अगर आपकी पेंटिंग्स आपसे बात कर सके? सुनने में वियर्ड है, राइट? आज हमारे साथ है रितंबरा जोशी, एक ऐसी आर्टिस्ट जिनकी पेंटिंग्स देख के आपकी रातों की नींद और होश दोनों उड़ जाएंगे। हाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको बुला के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने आपकी पेंटिंग्स देखी और आई लव देम ऑल। बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हो, ऑल्दो थोड़ी डरावनी होती है बट बहुत ही अच्छी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुस्कान, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो आप पेंटिंग्स बनाते हो वो ना काफ़ी डिफरेंट है। जैसे अब एक पेंटिंग मेरे सामने ही है जिसकी स्टोरी आपने मुझे बताई थी, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये औरत आपको हॉन्ट करती थी, तो क्या मुझे इसकी स्टोरी बता सकते हो? ये पेंटिंग अभी भी मेरे को इसको देखने में डर लगता है। ये इसकी स्टोरी पीछे की इतनी इंटरेस्टिंग है। ओके। ये कहानी स्टार्ट होती है जब मम्मी पापा मेरे छोटे थे एंड नानी ने जस्ट रिसेंटली एक घर लिया था, तो उस टाइम पे काफ़ी चीप में मिल गया था। तो अब उसका रीज़न कुछ और ही है। धीरे धीरे रातों में पता चलने लगा कि छत पे किसी के चलने की आवाज़ें आ रही हैं। कोई रात में गेट नॉक करने लगता था और गेट के ऊपर खरोचने की आवाज़ें आने लगती थी। और एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम हुआ करता था जब घुंघरू की आवाज़ आ रही है, किसी की भागने की आवाज़ें आ रही हैं। तो उस टाइम तो मेरी मम्मा और मौसियों ने इतना ज़्यादा उसको सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि गरीबी में कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते, कोई और चारा नहीं था वहाँ पे रहने के अलावा। अब हम लोग जो थे कज़िन्स वगैरह, हम लोग सब लोग गर्मियों की छुट्टियों के टाइम पे ही वहाँ पे मिला करते थे। अब मेरे को जैसे जैसे पता चलने लगी ये स्टोरीज़ मुझे कि यहाँ पे क्या क्या हुआ गया करता था, तो मैं काफ़ी फ़ैसिनेट होती थी इस चीज़ों से, सुनती थी। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई ऐसा कब स्टार्ट हुआ कि ये जो वहाँ की एंटिटीज़ थी वो धीरे धीरे मुझे ही दिखने लग गई। तो एंटिटीज दिखने लग गई से क्या मतलब है? मतलब जो अभी तक आपको सुनाई दे रहा था एंड ऑल, अब मतलब आपको दिख रहा था कि ऐसा कोई औरत है या क्या? ऐसा ना क्या हुआ था कि ये जो चीज़ थी मेरे साथ में कि मैं इम्पैथ और एक साइकिक मीडियम ना बचपन से हूँ। शुरू से ही मुझे कुछ ना ऐसी चीज़ें दिखना जो नॉर्मल नहीं थी, या चीज़ें ऐसी सुनाई देना, विजन्स आना, ऐसे मेरे साथ होते रहते थे। ओके, सो पहले तो जैसे कुछ ऑडियंस को मे बी ना पता हो कि इम्पैथ क्या होता है या साइकिक मीडियम क्या होता है, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये है क्या? इम्पैथ एक ऐसा पर्सन होता है जिसको दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के इमोशंस फील होते हैं। आसपास वाला क्या सोच रहा है वो उस चीज़ को खुद भी सोच सकता है। और इतना ज़्यादा ये एक चीज़ होती है, लोग बोलते हैं कि इम्पैथ जो होते हैं ना वो यूजुअली ट्रॉमेटाइज्ड किड्स होते हैं, ठीक है। अब लोगों को ये चीज़ ना एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आती है कि ऐसा क्यों है कि ट्रॉमेटिक किड्स को ज़्यादा दिखते हैं ये गोस्ट वगैरह, क्या वो थोड़े से साइको होते हैं इसलिए, या फिर। पर इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रॉमे से इंसान पागल हो गया इसलिए उसे गोस्ट नहीं दिख रहे। वो इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रॉमेटिक चाइल्ड होता है उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इतनी लो हो जाती है, उसकी वजह से उसको आसपास की एनर्जीज फील होने लग जाती है।
ये होता है एम्पैथ, आसपास की एनर्जीज फील करना। तो जैसे अभी आपने बोला कि इम्पैथ दूसरों के थॉट्स को फील कर सकते हैं, तो ऐसा है क्या कि अगर मैं कुछ सोच रही हूँ या अगर आपके आसपास कोई और कुछ सोच रहा है तो आपको एक सेंस मिल जाएगा कि वो क्या सोच रहा है? हाँ, ऐसा एक हिंट सा आ जाएगा। और मेरे केस में ऐसा होता है कि मुझे विजन्स भी आते हैं। ओह, ओके। हाँ, जैसे कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे अभी मैं अगर इस स्टूडियो पे बैठी हूँ आके, और फॉर अ सेकंड मैंने आँख बंद की है, तो मुझे विजन्स दिखेंगे कि कुछ भी रैंडम चीज़ें, अगर कुछ होगा यहाँ पे हिलता हुआ वो मुझे दिख सकता है, या फिर कुछ कलर्स, रैंडम चीज़ें दिख सकती है मुझे। ओके, ठीक है, थोड़ा सुनने में थोड़ा डरावना सा है। सो ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी हॉन्टेड प्लेस पे गए हो और आपको मे बी कोई स्पिरिट दिख रहा हो या ऐसा कुछ दिख रहा हो कि यहाँ पे कुछ बहुत बुरा हुआ है? ऐसा हुआ था, हम लोग ना कॉलेज ट्रिप पे गए थे, तो ग्वालियर के अंदर, तो ग्वालियर फोर्ट है, वहाँ पे ना एक पाथ था। तो वहाँ पे काफ़ी ना टॉर्चर स्टोरीज़ थी कि यहाँ पे है ना, जो भी हमला करने आते थे वो लोग अंधेरे की वजह से घिर जाते थे। बहुत ज़्यादा अंधेरा था उसके उस पाथ के अंदर। इतने अंधेरे में आप सोचो कि मुझे वाइट कुछ मूविंग सा दिख रहा है पूरे अंधेरे में, मेरे को ये नहीं पता मेरे पास में कौन है, बट मैं उस चीज़ को देख सकती हूँ। वो इल्यूमिनेटिंग वाइट शैडो वहाँ पे घूम रही है। वहाँ तक तो ख़त्म हो गया हम जब पाथ से निकले, पर उसके 3-4 दिन बाद तक मुझे इतना फ़ीवर रहा था। ये चीज़ होती है जब भी मतलब मेरे को कोई विज़न आते हैं, या फिर अगर कोई ऐसी एंटिटी मेरे पास में भी होती है, तो 3-4 दिन तक ना काफ़ी ओवरवेल्म्ड रहती हूँ मैं। तो ऐसा तो नहीं कि आपको यहाँ तो कुछ फील नहीं हो रहा है, मतलब ये तो ऑल क्लियर है ना? नहीं, यहाँ का एनवायरनमेंट तो अच्छा है। अच्छा है ना, क्योंकि यहाँ पे हम इतना भूत की स्टोरीज ऐसा शूट वूट करते हैं, कभी कभी मेरे को लगता है ना कि जब आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हो या 24 घंटे सिर्फ यही सब सोचते रहते हो, जैसे अब मेरे केस में मैं हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ, मेरा पूरा काम ही इन सब को लेके है, तो मुझे बहुत कभी कभी नेगेटिव वाइब्स आती है कि शायद मे बी कुछ आसपास है, क्योंकि मैं पूरे टाइम उसी में घिरी रहती हूँ। ऐसा होता है, आप ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो उस एंटिटी या आसपास की जो एंटिटीज़ है उनको लग रहा है कि ये प्लेस जो है ये एक इनवाइटिंग प्लेस है उनके लिए, एक पोर्टल टाइप। तो वो आ जाते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उस जगह से। मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी होता है। मेरे को लोग पूछते हैं कि है ना आप ये सब पेंटिंग करते हो, तो ऐसा नहीं होता कि आप इनवाइट कर रहे हो ये वो। मैं उनको साफ कहती हूँ हाँ मैं बनाती हूँ, पर उसके बाद भी मैं काफ़ी टेक केयर करती हूँ उन चीज़ों का, कैसे उनको रखना है, कैसे उनको डिस्टर्ब नहीं करना है या उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी एज इन किस सेंस में? जैसे अगर आपने कोई पेंटिंग बना दी तो आप कैसे ध्यान रख रहे हो उसका? सबसे पहले तो बनाते टाइम जो प्रोसेस होती है उसके अंदर मैं ये चीज़ें ध्यान रखती हूँ। डेटीज़ की तो एक अलग प्रोसेस है। अगर मैं ये डार्क माइथोलॉजिकल क्रीचर्स या एंटिटीज़ बना रही हूँ, तो इनसे ना तो मेरे को बात करनी है, बात नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल बोलना नहीं है। जैसे आप पास में किसी से कॉन्वर्जेसन कर रहे हो और ऐसे ही बोल दो कि ये तो ऐसे ही है, कुछ भी गंदा सा बोल दिया, मतलब ओके। डिसरिस्पेक्टफुल। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अवॉइड करती हूँ एंटिटीज़ बनाते वक्त, वो है आई कॉन्टैक्ट। ओके। क्योंकि आई एम एन एम्पैथ, आई कैन फील एनर्जीज। और आप सबसे ज़्यादा ऑरा ही आपको किसी की आँख में देख के ऐसा उसकी पर्सनालिटी फील हो सकती है। तो इनकी आँख में देखना मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। बाकी बाद की जो प्रोसेसेस होती है उसमें मैं जब भी इनको बनाने के बाद में क्या करती हूँ, उनको कवर करके जाती हूँ, ताकि ना मैं उन्हें डिस्टर्ब करूँ ना वो मुझे डिस्टर्ब करे। नाइस। तो जैसे अभी आपने इस इन लेडी की एल से एक स्टोरी बताई थी कि ये आपको बचपन में दिखती थी जब आप नानी के घर में रहते थे, या आप जब वहाँ पे विजिट करते थे तो आपको ऐसा दिखता था कि ये लेडी दिख रही है, और इन्होंने आपको 1-2 साल तक हॉन्ट भी करा। तो जो आपकी बाकी की पिक्चर्स है उनके साथ भी कुछ ऐसा हिस्ट्री है कि आपको वो लोग दिखते हैं तो आप उन्हें ऐसा ड्रॉ करते हो, या जो भी आपके दिमाग में आता है, या कैसे? मेरी काफ़ी पेंटिंग्स है ऐसी जिनको मैंने ना स्टोरीज़ के ऊपर बना रखा है, तो ऐसे इनकाउंटर्स रहे हैं। और कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती हैं जो मैं विजन्स, जैसे मैंने आपको बताया था मुझे आँख करने के बाद में चीज़ें दिखती हैं, तो वो जो फेसेस मुझे दिख रहे होते हैं कुछ पेंटिंग्स में वो बनाती हूँ। आपको मैं एक किस्सा बताती हूँ, क्या हुआ था, मैं मेरे रूम में, वहाँ पे स्टडी डेस्क मेरा बेड लगा हुआ था, और मैं अपने बेड पे बैठ के नॉर्मल गाने वगैरह सुन रही थी, फ़ोन चला रही थी, और मेरा डॉग और एक मेरे बेड के नीचे बैठा हुआ था।
तो फिर एकदम से क्या हुआ, चलाते चलाते मुझे ऐसा लगा सामने ना कुछ हिल रहा है। सामने देखने में कुछ नहीं था, बट ऐसे ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे। और एकदम से मेरी पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। एंड मेरा औरिक जो था वो बेड के नीचे से निकल के बिल्कुल फ्रोज़ हो चुका था। वो हिल नहीं रहा था, वो मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। और वो भी बिल्कुल फ्रोज़, मैं भी बिल्कुल फ्रोज़। वहाँ तक ठीक है, वहाँ तक मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम पे जब हो रहा होता है ना तो बॉडी फ़ाइट और फ्लाइट मोड पे होती है। फिर उसके बाद में जैसे ही मैं गई अपने बेड पे, मैंने जस्ट 1 सेकंड आँख बंद की ही थी और मुझे विज़न आया कि मैं गई हूँ उस रूम के अंदर। जैसे धीरे 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 मैंने ऊपर देखा है तो एक औरत खड़ी हुई है एंड शी वॉज रियली स्केरी। उसका फेस ऐसे थोड़ा टिल्टेड सा था और वो कंटिन्यूसली मेरे को देख रही है, आई कांटेक्ट और विद अ स्माइलिंग फेस। और ना बहुत अजीब और गंदी वो आवाज़ निकाल रही थी। जब तक मैंने उनका फेस देखा ना तब तक मुझे इतना डर नहीं लगा, क्योंकि आदत हो जाती है ना एक बार देखने की वगैरह। तो पर जब उन्होंने वो आवाज़ निकालनी स्टार्ट की ना, मेरी बॉडी बिल्कुल फ्रोज़ और मैं जैसे एकदम उनकी आँखों में और मैं अटक गई थी। उस पल में मैं अटक गई थी और जब तक उन्होंने वो आवाज़ निकालना बंद नहीं किया ना, मैं हिल नहीं पाई थी वहाँ से। आप ये स्टोरी सुना रहे हो, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि ऐसा इमेजिन करना कि आपको दिख रहा है कि आपके सामने कोई है, या इनफैक्ट आपके ऊपर ही कोई लेडी आपको देख रही है, तो वो थोड़ा डरावना तो है। तो जैसे अभी हम इतना पेंटिंग्स वगैरह की बात करें कि आप कैसे बनाते हो, तो मुझे ना ये जो आप पोर्ट्रेट लाए हो, जो आप पीस लाए हो, उसमें बहुत इंटरेस्ट है। आप मुझे ये स्टार्टिंग से बताओ कि ये हॉन्टिंग कैसे स्टार्ट हुई, कि आपको 1-2 साल जो परेशान करा वो कैसे करा। मेरे नानी का घर हॉन्टेड था। उसमें ना ये था कि हमें काफ़ी सस्ते में मिल गया था और उस टाइम हमने इतना ध्यान दिया नहीं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। धीरे धीरे रहने के बाद पता चलती है ये सारी चीज़ें कि छत पे आवाज़ें आ रही हैं, कोई चल रहा है, ये सब। तो मम्मी वगैरह ये लोग तो डरते नहीं थे, क्योंकि इनकी तो मजबूरी थी वहाँ पे रहना। फिर हम कज़न्स वगैरह मिला करते थे। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, एक साइकिक मीडियम में हमेशा से रही हूँ। अब वहाँ पे जाने के बाद जैसे जैसे मुझे उनकी स्टोरीज़ पता चलने लगी, वो मुझे दिखने स्टार्ट हो गई थी। तो आपको क्या स्टोरी पता चली थी वहाँ के स्पिरिट्स की, मतलब क्या हुआ था उनके साथ, जो क्योंकि मुझे लगता है कि स्पिरिट कोई तब बनता है जब उनके साथ कुछ बहुत दर्दनाक होता है। तो उनकी क्या स्टोरी थी। ऐसा था कि उस टाइम पे वो जो घर था ना, वहाँ पे सब यही कहते हैं कि 2 फीमेल दिखती है उनको थोड़ी राजस्थानी पोशाक के अंदर। अब उनकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है, क्योंकि मैंने तो वो चीज़ें होते हुए देखी अपने विजन्स में। क्या हुआ था कि उस घर के अंदर 2 बहुएँ थीं। ओके। जी, और कुछ दहेज ना दे पाने के कारण से उनको वहाँ पे उसी घर के अंदर जला दिया गया था। तो तब से लेके ये घर बिल्कुल रहने लायक नहीं रहा। मतलब बिल्कुल वहाँ पे आवाज़ें आना, छत से कुछ किसी का ऊपर नीचे भागना, ये सब चालू हो चुका था। वो फैमिली जो थी वहाँ की, वो धीरे-धीरे फिर उनको भी घर छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ पे रहना इतना मुश्किल हो चुका था इन सारी हरकतों की वजह से। हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल था, पर हमने क्या करा था, हमारी फैमिली ने हवन वगैरह करवा के उनको जो घर का ऊपर वाले फ्लोर्स थे ना, उस वाले एरिया तक है ना उनको, लिमिट कर दिया हाँ, था। उस वाले एरिया तक उनको लिमिट कर दिया था। जैसे जैसे मुझे स्टोरीज़ पता चलने लगी, मैंने सुनने लगी। मेरे को सुनाई तो वैसे भी उनकी आवाज़ें आती थी, पर अब मेरे को ना क्लियर विजन्स आने लग गए कि कैसे एक औरत जलती हुई भाग रही है रूम में पीछे से। हम लोग नॉर्मली बैठ के कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं और पीछे एक औरत जलती हुई भाग रही है। वो सीन इतना डरावना हुआ करता था मेरे लिए। और उनका ना अपीयरेंस ऐसा था, ये जो पेंटिंग है ना, ये मैंने उनकी अपीयरेंस भी बना रखी प्रॉपर। कैसे उनकी आंखें जो है ना, इस सब की जगह सॉकेट हुआ करते थे, बिल्कुल ऐसे खड्डे टाइप। और उनकी काफ़ी डरावनी स्माइल थी, बिल्कुल वाइड। मैंने अभी 2 सेकंड के लिए ऐसे आंखों में ऐसा स्टेयर करा, तो मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि थोड़ा स्केरी है पेंटिंग। तो जब आपको ये विजन आते थे कि वो औरतें वहाँ से भाग रही हैं, जल रही हैं, उनके साथ बुरा हो रहा है, तो मतलब एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस होता होगा। तो आप ये सबसे कोप कैसे करते थे। अभी तो चलो आप थोड़े बड़े हो गए, आपको आदत हो गई, बट बचपन में ही कैसे आप इन सब चीज़ों से लड़ते थे। शुरुआत में मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, ऐसा हो क्या रहा है, क्योंकि ना मैं
शुरुआत से ही बहुत इंट्रोवर्टेड रही हूँ, ना ज़्यादा बोलना, ना किसी से ये सब चीज़ें शेयर करना। पर एक दिन इतना ज़्यादा बढ़ने लग गया था, मैं जब भी लेट रही हूँ, नॉट सिर्फ नानी के घर में ही नहीं, मुझे अब मेरे होम टाउन वाले मेरे घर पे भी मुझे है ना ये सारी चीज़ें फ़ील हो रही हैं, विजन्स आ रहे हैं। तो एक रात क्या हुआ, मैं लेटी हूँ और मुझे चालू हो गई उनकी कहानियाँ आना, उनके क्राइज़ आना, वो हेल्प के लिए बुला रहे हैं मुझे। तो ये मेरे लिए इतना बेयर करना बहुत हार्ड हो गया था, तो मैं रोने लग गई भयंकर तरीके से। मेरे पूरे घर वाले आ चुके हैं, मैं 1 घंटे से रो रही हूँ। तब जाके मैंने अपने घर वालों को बताया मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मैं बहुत पेन में हूँ। मैं इतने ज़्यादा उनसे अटैच थी या फिर इतना ज़्यादा उनकी फीलिंग्स फ़ील कर पाती थी कि मैं खुद भी फ़िज़िकली बहुत पेन में हो जाती थी। वो फ़ील करना। तो अब आप इस पेन को मैनेज कैसे करते हो? जैसे ऐसा मान लो, अगर आप बोलते हो जैसे आप एम्पैथ हो, तो ऐसा मान लो किसी इंसान के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, वो बहुत अंदर से पेन में है, और आप उसके साथ क्लोज हो जाओ, वो आपका दोस्त बन जाए या वो आपकी फैमिली में से कोई हो, तो आपके लिए भी वो काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस है। तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो? ज़्यादा मैं इंडल्ज हो नहीं सकती हूँ उन लोगों की लाइफ में उनको हेल्प करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं उनको वर्ड ऑफ एडवाइस दूँगी हेल्प करने के लिए जो भी रहेगा। बट पर्सनली मैं उसको कैसे हैंडल करती हूँ, मैं थोड़ा खुद को आइसोलेट करती हूँ, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर मैं वापस से केयरलेसली उन लोगों के पास में गई जहाँ पे एक मिक्स्ड अप इमोशन ऑरा है, तो वहाँ से मुझे कौन बचाएगा फिर? तो मुझे खुद को आइसोलेट करना पड़ता है शांत होने के लिए, सेंसेस में आने के लिए, या फिर ये सब जो मेरी फीलिंग्स नहीं हैं, इनको वापस से फ्लैश आउट करने में। तो जैसे अभी आपने ये भी बताया कि आप साइकिक मीडियम हो और आप स्पिरिट्स की बात सुन सकते हो, और हाँ, मतलब वो आपसे मदद मांग सकते हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे मदद मांगी और जब आप वो कर ना पाए हो तो आपको मतलब ऐसा थोड़ा डराया हो, धमकाया हो? ऐसा एक बार क्या हुआ था, मैं एक होटल में गई थी, ट्रैवल कर रही थी वहाँ पे, बस एज़ सच कुछ वो नहीं था। तो मैं जस्ट लेटी थी 1 सेकंड के अपने बेड पे, और मुझे हल्की सी, जैसे मैं आँख बंद कर रही हूँ ना, मुझे टीवी के पास में एक औरत दिख रही थी। उसका फेस नहीं दिख रहा था, बस उसका कपड़े दिख रहे थे मुझे। उसने कुछ रेड कलर की ड्रेस सी पहनी हुई थी। तब तक तो ऐसा लग रहा था, मतलब रियल नहीं लग रहा था, ऐसा लगा होगा कुछ कोइंसिडेंस वगैरह। फिर जैसे मैंने प्रॉपर्ली अपनी आँख बंद करी जस्ट फॉर अ सेकंड, अब मुझे वो औरत मेरी जगह पे लेटी हुई दिख रही है विज़न में, और अब वो थोड़ा स्ट्रगल करने लग गई है। शायद सफोकेट हो रही थी या ऐसा कुछ उसके साथ में हो रहा है, और उसके साथ साथ में मुझे भी वो फिज़िकली फ़ील होने लग गया। ओह! मैं सफोकेट होने लग गई, मुझे दर्द होने लग गया, और वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि वो मुझसे हेल्प मांग रही हो कि देख मेरे साथ क्या हुआ है। वो शायद उसको अटैक आ गया होगा या फिर कोई सफोकेशन से मरी होगी, तो मुझे वो अपनी डेथ दिखा रही थी। ओह! जी। काफ़ी मतलब डरावना है। वो एक्सपीरियंस के बाद में मैंने काफ़ी दिनों तक किसी से बात नहीं की थी, क्योंकि किसी की डेथ फ़ील करना खुद, मतलब वो बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं हेल्प कर नहीं सकती, बहुत स्केरी था। जैसे यहाँ पे ना मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगी। जैसे कॉन्जरिंग जो मूवीज़ हैं, उसके अंदर भी दिखाया गया है कि वो जो जो मेन लीड होती है, वो जो लेडी होती हैं, वो भी एम्पैथ और एक मीडियम होती हैं। हुँ, हुँ। तो उन्होंने इस वजह से, क्योंकि अब वो कुछ तो कर नहीं सकती, जैसे अभी आप बता रहे हो कि आप इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते, तो वो फैमिलीज़ की हेल्प करने लग जाती हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि लोगों को जब ये पता चला तो कोई आपसे ऐसे, कोई जैसे कोई ज़िंदा है वो आपसे हेल्प मांगने आया हो कि ये हमारे यहाँ पे कोई स्पिरिट की प्रॉब्लम है, या हमको लगता है कि कोई स्पिरिट की प्रेजेंस है, तो अभी कभी आपने ऐसा कुछ करा है? ऐसे मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं जब से मैं मेरी स्टोरी शेयर करने लगी हूँ, तो मेरे पास काफ़ी ऐसे लोगों के मैसेजेस आने लगे हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, मैं पर्सनली जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि मुझे फ़िज़िकल पेन होने लग जाता है, मुझे फ़ील होने लग जाती हैं ये सारी चीज़ें, तो मैं पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ इस चीज़ के अंदर, ठीक है? तो अब क्या होता है मेरे साथ में कि कोई इंसान आर्ट को लेके इंक्वायर मेरे से करना चाहता है, वो करता है डीएम में, मैं रिस्पॉन्स देती हूँ, फिर वो अपनी ये स्टोरी मुझे सुनाने लग जाते हैं। अब दिस इज़ अ वेरी स्केरी पार्ट। जैसे जैसे वो मुझे स्टोरी बताने लगते हैं कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे साथ में ये मुझे फ़ील होती हैं,
वो सब मुझे दिखने लगता है और वो सब मेरे साथ होने लगता है। अगर वो मुझे बता रहे हैं कि मैं अपने रूम में बैठा रहता हूँ और मुझे काफ़ी डिप्रेसिंग लगता है और मेरे को लगता है मेरे आसपास कोई है, तो मैं खुद को उस रूम में उसकी जगह देख पाती हूँ, फ़ील कर पाती हूँ, और वो सामने मुझे दिख रही होती है साफ, जो उसको दिख नहीं रहा होता। आई डोंट वांट टू हेल्प, बट जहाँ पे मैं खुद पैरालाइज्ड हूँ वहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ? तो जैसे आप बता रहे हो कि आप कुछ इस सिनेरियो में नहीं कर सकते, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो ऐसा क्लेम करते हैं कि हम भी मतलब हम भी एक मीडियम है, हम भी फील कर सकते हैं या हम भी इम्पैथ है। तो वो तो ये भी क्लेम करते हैं कि हम मदद कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ये सब मतलब सिर्फ ऐसे ही बोलने की बात है कि खुद को एडवर्टाइज कर रहे हैं, या सच में कुछ ऐसे इम्पैथ्स और मीडियम्स भी होते हैं जो लोगों की मदद कर सकते हैं? मुझे लगता है अगर कोई मीडियम है तो वो जेन्युइनली चाहता होगा किसी की मदद करना, क्योंकि ये सब फील कर पाना, देख पाना, सब लोग मतलब इस चीज़ को ना एक कर्स की तरह देखा जाता है। तो बहुत कोई इच्छा से यूँ नहीं घुसना चाहेगा, टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि कोई सिर्फ पर्सनल प्रॉफिट के लिए इस बिज़नेस में घुसा है। होते हैं ढोंगी लोग भी काफ़ी होते हैं, बट अगर आपको कोई मिल गया अच्छा, तो यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम देम। मतलब एक तो ना मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर जैसे जब आप आने वाले थे और आपने मेरे को ऐसे सब बताया था, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं ये चीज़ पूछूंगी कि मेरे साथ ऐसे हुई थी। अब मुझे बताते हुए लग रहा है कि क्या पता आपको वो फील हो, तो मैं ऐसा चाह नहीं रही। बट आप मेरे को इस बारे में ना थोड़ा और बताओ कि अगर आपके साथ कुछ एक और कोई ऐसा किस्सा हुआ हो, या कुछ आपके साथ और ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हों जहाँ पे आपने किसी स्पिरिट को इनकाउंटर करा हो। हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ था। एक बार क्या हुआ था, ऐसी ना चीज़ें मेरे साथ ज़्यादातर तब होती है जब मैं ना अकेली होती हूँ। ओके। हाँ, तो एक बार मैं घर पे अकेली थी और मेरे को पता था दीदी थोड़ी देर में घर आने वाली है। तो मैं पीछे वाले कमरे में जाके बैठ गई जहाँ पे आवाज़ नहीं आती है अगर आगे के गेट पे कोई बुलाए तो। तो पर मेरी दीदी इतनी समझदार थी कि उन्होंने पीछे वाले गेट पे आके नॉक किया और उन्होंने बोला, नॉक करते करते, मीठी गेट खोल। 3-4 बार बोला। मैंने बोला हाँ दीदी मैं आ रही हूँ, आगे आ रही हूँ। तो मैं आगे गई, मैंने गेट खोला और मैं वापस अंदर आके बैठ गई कि दीदी आ गई, आ जाएगी अंदर। थोड़ी देर हो गए, 5-10 मिनट निकले, दीदी आई नहीं। फिर मैंने उनको कॉल किया कि आप कहाँ चले गए। मुझे लगा वो दुकान पे कुछ लेने चली गई होगी क्योंकि मैं गेट लेट खोल रही थी। तो मैंने उनसे कॉल पे पूछा कहाँ रह गए। तो वो बोलते हैं कहाँ, क्या मतलब? मैंने पूछा गेट खोल दिया है मैंने, अंदर आ जाओ। कि मैं तो घर आई ही नहीं। ओह। तो एकदम से मेरा दिल सा रुक गया कि ये आवाज़ किसकी थी फिर, और एग्जैक्ट मेरी बहन की आवाज़, मीठी गेट खोल। तो ये घटना हुई एक दिन। अब अगले दिन क्या होता है, फिर से सब अपने अपने जॉब पे गए हुए हैं, मैं घर पे अकेली हूँ। अब क्या हुआ, पहले वाले दिन की हरकत को तो मैंने ना थोड़ा अनदेखा कर दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आते हैं चले जाते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बस उनको पता होता है कि इसको पता चलता है वगैरह वगैरह। तो अगले दिन क्या हुआ, अब मैं अकेली हूँ घर पे। धीरे धीरे ना कभी किचन में से कोई सामान नीचे गिर रहा है, कभी कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, और धीरे धीरे ना मुझे विस्पर्स आने लग जाते हैं जैसे कोई बात करना चाह रहा हो। और इन सब सिचुएशन में आप सोचो मेरे साथ इतनी घटनाएं हो रही है और मैं रिएक्ट नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। क्यों? अगर मैंने रिएक्ट किया तो उनको समझ आ जाएगा इसको दिख रहा है। ओके, तो इनविटेशन हो जाएगा। हाँ, तो वो रिजाइड कर सकते हैं या फिर मुझे बात करने के लिए हार्म कर सकते हैं, या फिर वहीं पे मेरे साथ लिंगर कर सकते हैं कि हेल्प कर हेल्प कर। तो मुझे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना होता, भले ही मेरे आसपास की चीज़ें गिर रही हैं। ओके। ये किस्सा फिर हुआ दिन में। अब शाम तक जब सब आ चुके थे, फिर भी वो एंटिटी आप सोचो इतनी स्टबन थी, फिर भी वो है ना नहीं जा रही, वो मुझे फ़ील कराना चाह रही है। जैसे ही मैं स्टोर रूम में गई थी कुछ सामान वगैरह लेने, अब जैसे ही मैं उस कमरे से बाहर आई, वो गेट इतनी तेज़ मेरे पीछे बंद हो गया, बहुत तेज़ हवा से। तो अगर हो मान लो आप, पहली बात तो ऐसे एरिया में हवा आ कहाँ से रही है, और वो इतनी तेज़ फोर्स से बंद हुआ। उस टाइम में मैं इतनी डर चुकी थी, इतनी डर चुकी थी कि मेरा मन हुआ था मैं भाग जाऊँ वहाँ से, और मैं भाग नहीं सकती। राइट।
मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा डरावना है। अब जैसे मेरे को भी अगर कभी डर लगता है तो मुझे वो दिख नहीं रहा ना, तो मुझे बस एक दिमाग में डर लग रहा है, डर लग रहा है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। पर जैसे आपको वो चीज़ दिख रही है तो आपके लिए तो वो इंटू 100 डरावना एक्सपीरियंस होगा। पर जैसे आपने बोला ना कि आपको आपकी बहन की आवाज़ सुनाई दी, तो ऐसा मैंने कहीं सुना भी है, पढ़ा भी है, और अब तो मैं इतना रिसर्च करती हूँ इस बारे में कि कुछ ना छलावे होते हैं हाँ जो आपके अपनों की, आपके फैमिली मेम्बर्स की, दोस्तों की शक्ल भी ले सकते हैं और आवाज़ भी ले सकते हैं। और फिर वो उसी एक रूप में आके, चाहे वो आवाज़ में या मतलब उनके पूरे शरीर वगैरह को मिमिक करके आपको बुलाते हैं, और अगर आप उन्हें रिस्पॉन्ड कर दो ना तो फिर वो आपके साथ ही रह जाते हैं। ऐसा है? हाँ, ऐसा होता है। काफ़ी केसेस में ऐसा होता है। मतलब आपके पास ऐसा कोई केस है शेयर करने के लिए कि जिसमें कोई छलावा किसी के साथ आ गया हो? अभी ये रीसेंट केस जस्ट मैंने सुना है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे नेबर्स का है। तो हम लोग ना, कल परसों की बात है, हम लोग ऐसे बॉन फायर जला के सब लोग रात में बातें शातें वगैरह कर रहे थे। तो यही बातें हम कर रहे थे, तो ये उनकी फिर स्टोरी उठी। तो वो खुद बता रहे थे उनके साथ में क्या हुआ था। जो अंकल थे, आई नॉट से देयर नेम्स, तो उनका नाम अपन रख लेते हैं रमेश, और उनकी वाइफ का अपन नाम सुनीता, ठीक है। तो रमेश और सुनीता जी जो थे वो लोग ना गांव में रहा करते थे। तो रमेश ना देर रात तक खेत में रहते थे क्योंकि पानी का सप्लाई रात में ही आया करता था उस टाइम पे, और सुनीता घर संभालती थी। तो लाइफ काफ़ी नॉर्मल चल रही थी उनकी। पर एक दिन खबर आई मतलब गांव में कि पास की तालाब में ना किसी ने कूद के जान दे दी अपनी। तो एक फीमेल थी, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 दिन तक तो उसकी बच्ची की लाश मिली नहीं। फिर फाइनली मिली, पूरे गांव वगैरह ने शोक वगैरह मनाया, लाइफ नॉर्मल हुई काफ़ी दिनों बाद में। फिर एक रात ना रमेश खेतों में अपने काम कर रहा था एज़ यूजुअल। अब वो जैसे ही नीचे झुका काम करने के लिए, नल खोलने के लिए, तो पीछे से ना उसको ऐसा लगा कोई उसके पास में आ रहा है चल के धीरे धीरे। ओके। कोई साउंड थी जो धीरे धीरे पास आ रही है। अब जैसे ही उसने पीछे देखा, कोई भी नहीं। तो उस टाइम उसने इतना ध्यान नहीं दिया ये क्या हुआ है। पर थोड़ी ही देर बाद में उसको बुखार आने लगा भयंकर, और बॉडी कांपने लग गई, इतना कि वो ना चल फिर भी नहीं पा रहा था। अब वो कैसे तैसे करके अपने घर गया। घर जाने के बाद में 3-4 दिन तक उसको काफ़ी बुखार वगैरह रहा। अब क्या चीज़ हुई कि एक रात रमेश उठता है और अपनी वाइफ को कहता है मिडनाइट में कि चल। अब सुनीता पूछती इतनी रात में कहाँ जाना है। तो वो कहता है चल दूसरे गांव जाना है। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही बोलता है, ऐसा कुछ आंसर नहीं देता, बस चल दूसरे गांव में जाना है। अब सुनीता बिल्कुल क्लूलेस, अब वो क्या अकेले भी नहीं जाने दे सकती है उसको। तो वो दोनों फिर निकलते हैं पैदल पैदल। उस 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है रात में, ना तो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और गांव में क्या पतली पगडंडियाँ होती है, वहाँ पे कोई ऐसा होता भी नहीं है ट्रांसपोर्टेशन। तो वो पैदल पैदल निकलते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद सुनीता नोटिस करती है कि जो रमेश है ना, वो उसकी ना तो बातों पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ना उसकी तरफ देख रहा है। तो तब तक वो, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि भाई, वो उसको पूछती क्या हुआ है, बात करो, पर कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर बाद ना रमेश क्या करता है, अपनी दूसरी तरफ देख के किसी से बातें करने लग जाता है। ओके। दो ही लोग हैं रास्ते पे, पर वो ऐसे बात कर रहा है जैसे उसके साइड में भी कोई चल रहा है। अब सुनीता समझ गई कि क्या हो रहा है यहाँ पे। उसने कैसे तैसे रमेश का हाथ पकड़ा और उसको खींचते हुए लेके जाने लगी। ओके। तो अब कुछ ही रास्ता निकला, तो फिर रमेश कहता है रुक, हाथ छोड़, वो तो पीछे ही रह गई। तो यहाँ पे सुनीता को लगता है डर। कौन पीछे रह गई? मतलब जो उसको वही, दिख रही हाँ, जो थी? उसको वो दिख रही है। ओके। अब इसका भी वो है, ये छलावे वाली बात जो आप कह रहे थे ना, ये बाद में बताती हूँ मैं आपको। तो वो पीछे रह गई। अब वो तो उसको छोड़ती नहीं है रमेश को, उसको खींचते हुए कैसे ना कैसे करके दूसरे गांव में लेके ही जाती है। फिर 3-4 दिन निकलते हैं, ऐसे ही वापस आते हैं, नॉर्मल होते हैं। अब ये केस धीरे धीरे बढ़ने लगा था। हाँ, मतलब हर 2-3 दिन में रमेश उठ उठ के कहने लगा था चल दूसरे गांव जाना है। अब सुनीता उसको जाने नहीं देती थी, समझ गई थी वो क्या चल रहा है। जैसे जैसे वो मना करने लगी ना, बात और बढ़ने लगी कि है ना, वो गुस्से में आने लगा था रमेश, जैसे जैसे उसको मना करने लगी थी कि क्यों नहीं जाने दे रही है, मुझे जाना है। और वो इतना सरफिरा होने लगा था ना। तो सुनीता ने मुझे बताया कि
इतना गुस्से में आ जाता था वो कि उसकी आंखें बड़ी हो जाती थी, मारने पीटने की बातें करने लगता था, गाली गलौज करने लगता था। तो अब धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैलने लगी कि रमेश को ऊपर की हवा लग गई है। जो टर्म होता है ना कि पोजेस हो गए हैं, ये अपने राजस्थान में ऐसे कहा जाता है, ऊपर की हवा लग गई है। हाँ हाँ। तो ऊपर की हवा लग गई, सबको पता चल चुका है। अब धीरे धीरे सुनीता को है ना, गांव वालों ने खुद के घर में इनवाइट करना, उसके हाथ से कुछ खाना या इनके घर जाना, ये सब बंद कर दिया था। तो काफ़ी रोती थी फिर सुनीता। अब क्या होने लगा, रमेश रात में भागने की कोशिशें कर रहा है। अब घंटों घंटों खुद ही के कमरे में किसी से बातें करने लग रहा है, ऐसे था। फिर मैंने पूछा था रमेश से कि क्या हुआ, मतलब आपको पता नहीं चलता था कि आप किससे बातें करने लगे हो? तो उन्होंने ऐसा बताया कि उनको उनकी कोई रही होगी एक्स लवर। अच्छा। हाँ, तो वो उस रूप में उनको दिखती थी वो लड़की, जो सोचो तालाब में कोई और कूद के मरा है, कोई बिल्कुल और कोई था, पर वो है ना एक उसको ल्यूर करने के लिए उस पानी में या फिर जहाँ पे भी, वो उसको अपने एक्स पुराने, की हाँ, शक्ल में। वैसे दिखने लगी थी। और रमेश इतना मतलब बौखला होता जा रहा था धीरे धीरे कि वो कहने लगा था कि मुझे उसके पास जाना है, जाने दो, मुझे उससे शादी करनी है, ये अच्छा। मुझे मेरे साथ ले जाना चाहती है, मैं जाऊँगा। और रमेश को नहीं पता कि वो स्पिरिट है, उसको हाँ लग रहा है कि उसको, एक्स लवर है। हाँ, वो तो अपना था ऐसे ही, मतलब बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है, एक्स लवर है, कुछ अब नॉर्मल है ही नहीं, उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है। और वो रमेश ने खुद बोला कि मेरे को ऐसा लगता था कि जो बोल रही है बस मुझे करना है, मुझे पता नहीं क्यों, बस करना है। तो ये था। काफी डरावना है ये भी किस्सा। तो जैसे आपने बोला कि जब आप अपनी स्टोरी सुना रहे थे अपनी बहन को लेके, तो जैसे आप साइकिक हो या मीडियम हो और आप फिर एम्पैथ भी हो, आपकी फैमिली में जब ये पता चला, तो कभी किसी ने ऐसा शेयर करा कि हाँ मैं भी, मतलब ऐसा होता है कि ये फैमिली, मतलब फैमिली का कोई रोल होता है इसमें कि अगर आप हो तो आपकी बड़ी बहन भी है, या इसके पीछे कोई रीज़न होता है कि कैसे बनते हैं, या बस ये बस लक बाय चांस है कि आप हो, या इससे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है या कुछ ऐसा है? हाँ, ऐसा होता है कि ये जो चीज़ होती है, मतलब ये जो फोर सीन की आपके पास आती है या फिर आपको चीज़ें महसूस कर पाना, ये सब जनरेशनल भी होता है। जैसे कि मेरे जो ननियाल साइड है ना, मेरे नाना वगैरह, तो ये सब एस्ट्रोलॉजर्स थे। ओ ओके। हाँ, तो इनका तो ये फील्ड था, एनर्जीज़ वगैरह, तो मेरे को वहाँ से आई है ये सारी चीज़ें। बाकी इन जनरल अगर कोई फ़ील कर पा रहा है तो हो सकता है कि वो थ्रू ट्रॉमा इम्पैथ हो गया है, या फिर अपने वो है ना सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के लाया है। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब अपन धरती पे, अपन लोग जो आ रहे हैं ना ह्यूमंस, ये सिर्फ अर्थली एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हैं। अपनी जो सोल होती है वो यहाँ पे आने से पहले अपनी पूरी सोल फैमिली, एंसेस्टर, गाइड्स वगैरह के साथ में बैठ के ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जहाँ पे लिखा होता है कि आप अर्थ पे जाके क्या एक्सपीरियंसेस करेंगे, या फिर कौन कौन आपकी फैमिली रहेगी, या कौन आपके लवर्स रहेंगे, ये सब अपन लिखवा के लाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की किस्मत इतनी बुरी होती है? जैसे अगर मैं लिखवा के ही ला रही हूँ या मेरी सोल लिखवा के ला रही है, तो वो तो फिर बेस्ट लिखवा के लाएगी ना, कि फिर करोड़पति हो, या बहुत अच्छे लवर्स मिले, या मतलब बहुत अच्छी फैमिली मिले। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के साथ इतना बुरा 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 ही होता रहता है और कुछ लोग इतने लकी होते हैं? फिर तो सब लकी होना चाहिए। ये बुरा और अच्छा वर्ड ना अपन ह्यूमंस ने थ्रू ग्रीड रख दिया है उन टर्म्स को, पर एक सोल के लिए ना हर चीज़ सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। अगर हार्ट ब्रेक भी हो रहा है ना, तो जो मेरी सोल है वो सोच के चलेगी मैं इतनी फॉर्चुनेट थी कि मेरे को कुछ टाइम उसके साथ में बिताने मिला था और मैं इस चीज़ से ये सीखी थी। सोल्स खुद लिखवा के लाती है बाकायदा कि मैं कुछ टाइम तक ही रहूँगी इसके साथ में, या फिर कुछ टाइम बाद इसकी डेथ हो जाएगी, या जो भी है, मैं ये फ़ील करना चाहता हूँ ताकि मेरी इस तरह से ग्रोथ हो आगे जाके मेरी सोल की। ये सब खुद ही लिखवा के लाते हैं। तो अगर जैसे किसी के साथ कुछ सेक्सुअली गलत होता है या कुछ फिजिकली गलत होता है, जैसे किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, या मे बी उनके साथ छेड़खानी हो जाती है बहुत बुरे लेवल तक, तो ये भी क्या, मतलब एक्सपीरियंस की वजह से सोल्स लिखवा के ला रही है, या इसमें ये भी रोल होता है कि मे बी आपके कर्म पे भी डिसाइड होता है कि कितने अच्छे कर्म थे तो कितनी अच्छी लाइफ आपकी होगी, ऐसा कुछ? मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ अपनी सोल लिखवा के लाई होगी कि
मेरे साथ में सेक्सुअल असॉल्ट या ये सब हो जाए वगैरह। एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कभी कभी क्या होता है कि अपन ना कर्मा डेप्थ लेके आते हैं लिखवा के। कर्मा डेप्थ होता है ये जो कर्मा का कॉन्सेप्ट है कि हमने बैड कर्मा किया था, अब मुझे यहाँ पे क्लियर करना है, मेरे साथ में कुछ कुछ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, मेरे पास भले ही अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी पर क्योंकि मैं कर्मा डेप्थ में हूँ तो मैं वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाऊँगी क्योंकि अभी मैं डेप्थ में हूँ। तो ऐसा ऐसा होता है कि आप डेप्थ में हो कर्मा के जस्ट बिकॉज इसलिए आप कुछ बैड एक्सपीरियंस कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलरली आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा ही रखा है कि मेरे साथ में ये होगा। तो जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात करके ना मेरे को ऐसा लूसीफर और ये सब बात याद आती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जब आप शैतान की पूजा करते हो, वैसे इंडिया में तो ये ज़्यादा नहीं है, पर जैसे बाहर एक ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप शैतान को बुलाते हो, जैसे लूसीफर को बुलाते हो, तो आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, अपनी सोल बेच के उनसे कोई भी इच्छा मांग सकते हो। तो मतलब ये भी सच है या क्या, मतलब आपको क्या लगता है? ये 100% सच है। अपनी ना अपन ह्यूमंस को क्या लगता है अपनी सबसे प्रेशियस चीज़ क्या है, घर हो गया, पैसे हो गए, ये सब। पर जैसे कि वो एंटिटीज़ है वो भी एक सोल डायमेंशन है और वो अपन को भी इसी थ्रू देखते हैं। अब अगर अपन को उनको कुछ पाने के लिए कुछ ऑफ़र करना है तो सबसे कीमती उस डायमेंशन में तो एक सोल ही होती है, तो ऑब्वियसली वो लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट्स करते होंगे। ओके। तो मतलब ये इंडिया में भी पॉसिबल है कि अगर जैसे काला जादू और ये सब तो हमने बहुत सुना है कि किसी ने किसी पे काला जादू करवा दिया, या किसी ने किसी की बलि दे दी अपने कुछ ऐसे फ़ायदे के लिए कि मैं ऐसे ऐसे बलि दूंगा और मेरा ये यहाँ यहाँ पैसे आ जाए या फेम आ जाए, या कुछ मंत्र वंत्र के लिए किसी मतलब ऐसी चीज़ें कर ली। तो ये सब के अलावा इंडिया में ये भी है क्या, जैसे ये लूसीफर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, या जो भी अभी आप बता रहे थे कि ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है। अभी ना लूसीफर टर्म मैं कहूँगी कि अब शायद इंडिया में ये टर्म ना यूज़ होता हो, अपने यहाँ पे यूज़ होते हैं, जिन्स यूज़ होते हैं, जैसे कर्ण पिशाचनी यूज़ होती हैं। ये सारी एंटिटीज़ बहुत सारे हैं ऐसे जो यूज़ होते हैं अपने ग्रीड को फुलफ़िल करने के लिए, विशेस को फुलफ़िल करने के लिए। ओके। अभी ना कुछ दिन पहले मैंने राज वकार सर हैं जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के हेड है, उनका पॉडकास्ट लिया था। तो उन्होंने मेरे को बताया था, जैसे अभी आप जिन की बात कर रहे थे या स्पिरिट्स की बात कर रहे थे, तो कोई भी स्पिरिट किसी को भी ऐसे ही नहीं पोजेस कर सकती है जब तक उसका ऑरा वीक ना हो। हाँ, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, अगर आप इन चीज़ों से डरते नहीं हो, यकीन नहीं करते, तो आपका वो कुछ नहीं कर सकती। तो इसके बारे में आप कुछ बताओ कि आप अपना ऑरा कैसे स्ट्रांग कर सकते हो? देखो ये बात तो बिल्कुल सच है कि आपका ऑरा वीक है तो ये आप लोगों को कर सकते हैं पोजेस। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बात बताई थी एम्पैथ वाली चीज़, कि वो लोग इतने ट्रॉमेटाइज है, ऐसे डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट में वो लोग रहे हैं कि उनकी खुद की फ्रीक्वेंसी इतनी लो हो गई है कि वो इन लो फ्रीक्वेंसी चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो घर में बैठे हो, पर्दे ही नहीं खोल रहे हो, एक बार भी मतलब आप भगवान का नाम ही नहीं ले रहे हो, पलंग पे बैठ के खाना खाते हो, ये छोटी मोटी जो हैबिट्स होती हैं ये आपकी अगर नहीं है तो आपका ऑरा वीक रहेगा, आप वनरेबल हो सकते हो इन सारी चीज़ों को लेके। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है ऑरा तो सबसे पहले तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आपको थोड़ा श्रद्धा भावना, भगवान को याद करना, ये सब करना चाहिए। नहीं तो अपनी लाइफ को आप है ना ऐसे नहीं मतलब बिल्कुल ही बैठ के डिप्रेशन में आप घर में ही बैठे हो, अंधेरे में ही बैठे हो, बाहर ही नहीं जा रहे, किसी से बात ही नहीं कर रहे। यही छोटी छोटी आदतें जैसे डाइनिंग टेबल पे खाना जाके, रोज़ नहाना, और थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन होना, खुद में फेथ रखना, तो इससे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा कि हाँ मुझे कुछ और या किसी और की बातें या ये सब चीज़ें हार्म नहीं कर सकती है। खुद में फेथ रखने से, डिसिप्लिन रहने से, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं ये सारी। ओके। मैंने ना अभी ये रिसेंटली किसी पॉडकास्ट में ही देखा था, उसके अंदर भी कोई ऐसे ही आ रखे थे जिनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। तो उन्होंने बोला था कि जब आप पोजेस्ड होते हो ना, तो आधे से ज़्यादा टाइम आपको पता भी नहीं होता। लाइक ऐसी हाँ 60-70% जनता है जो पोजेस्ड है और उन्हें पता नहीं। तो उनके साथ क्या होता है ना कि आप पोजेस्ड हो, आपको पता नहीं है, तो
आपके मन से ही ना आप वो श्रद्धा नहीं ला पा रहे, आप भगवान की भक्ति में नहीं जा पा रहे, या अगर आप हो तो एकदम से हट जा रहे हो, एकदम ही ऐसा हो जा रहे हो कि अब आप भगवान में यकीन नहीं करते या बिल्कुल अपोजिट हो गए हो। और आपके जो नेचुरल ट्रेट्स है वो बदल के बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है, या आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो बातों में, या आपका ऑरा में, या आपकी पर्सनैलिटी बुरी हो जाती है। तो ऐसा कैसे, कि इसी को पता कैसे चले कि फिर वो पजेस्ड है? अगर अकॉर्डिंग टू हिम 60-70% जनता पजेस्ड ही है, तो आप इस चीज़ से कैसे बच सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो? क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो इन जनरल भी भगवान में यकीन नहीं करते, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो सारे ही पजेस्ड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये आपने। सबसे पहले तो क्या होता है कि आप इस चीज़ को ना इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि डिप्रेशन क्या होता है, उसके अंदर ना बिल्कुल होपलेस हो जाते हो, आपका नहीं होता है मन ये सब करने का, उठना करना, बट एक तरफ आपका मन हो रहा है फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो एक ये साइन हो सकता है। ओके। ठीक है। दूसरी बात कि जब भी किसी आदमी पे, घर के किसी फैमिली मेम्बर पे ऐसा कुछ होता है ना, तो पूरे घर में और बाकी लोगों को भी अफेक्ट होता है इस चीज़ के ऊपर। जैसे कि है ना, घर में लड़ाइयाँ ज़्यादा होना, या फिर किसी का एक्सीडेंट ज़्यादा, मतलब फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या किसी की हेल्थ ख़राब हो रही है बार बार। और छोटे मोटे साइंस जैसे कि घर के पौधे जो हैं वो टिक नहीं रहे, बार बार मुरझा जाते हैं। ओह। तो ये सारे साइंस भी देखने होते हैं। और घर का साइन देखना ना बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो हेल्पफुल हो सकता है। एक बार आप देखो आप आसपास का एनवायरनमेंट कैसा रह रहा है। तीसरी चीज़ के, अगर आप पोजेस्ड तो क्या हो सकता है, भले ही आप कितना ही खा रहे हो, जिम जा रहे हो मोटिवेटेड, मतलब कर रहे हो अपनी डेली एक्टिविटीज़, अच्छा हेल्दी खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब, पर ना शरीर पे लग नहीं रहा है कुछ भी, आप फिर भी पतले हो, आप कितना गेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ओके। ठीक है यार, ये तो मतलब काफ़ी डरावने फैक्ट्स हो गए। तो जैसे आप मेरे को ये बताओ, जैसे ये पेंटिंग है या बाकी जितनी भी आप पेंटिंग्स बनाते हो जो भगवान की नहीं होती, जो स्पिरिट्स की होती हैं या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में होती है, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है, आपका क्या मेंटल स्टेट क्या रहता है उस वक्त? जब पेंटिंग बना रहे होते हैं ना, तब कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि जो बनाने की प्रक्रिया है ना वो बहुत मेडिटेटिंग होती है, आप बिल्कुल एकदम ब्लिस वाले फीलिंग के अंदर होते हो। पर जो बनाने की इंस्पिरेशन होती है, पहली चीज़ तो जो मुझे विजन्स दिखते हैं मैं वो बनाती हूँ। कोई एंटिटी मेरे सामने आ रहा है, हेल्प मांग रहा है, तो उस टाइम पे मेरे को क्या फील हुआ, मेरे को क्या दिखा, तो वो मैं दिखाना चाहती हूँ। ओके, पर जैसे आप कह रहे हो कि आप वो दिखाना चाहते हो, शोकेस करना चाहते हो, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बताया है कि मुझे ऐसा स्पिरिट्स दिखती है, महसूस होते हैं, या मैं ऐसा मीडियम हूँ, तो किसी ने ऐसा सोचा हो कि आप झूठ बोल रहे हो, आप फेक कर रहे हो, या मे बी ये सिर्फ एक दिमाग की उपज है, दिमाग की प्रॉब्लम है, बट रियलिटी नहीं है? कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा? बहुत बार ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं तो बचपन से ही ये सब आर्ट बना रही हूँ, जो दिख रहा है वो मैं बनाने लग रही हूँ। तो शुरुआत में तो ऐसा होता था, मैं ना दिखाती नहीं थी किसको मैं क्या बना रही हूँ, क्या दिख हो रहा है मेरे साथ में, क्योंकि फर्स्ट ही चीज़ ये होती थी उनकी कि ये तो पागल है, या फिर शायद इसको ऊपर की हवा लगी हुई है। इवन मेरे ना मम्मी पापा के जो कलीग्स हैं वो कंसर्न दिखाते थे उनको कि आपकी बेटी को ना हेल्प की ज़रूरत है, ओह। ये सब बोला गया है। तो ये अभी भी होता है, मुझसे लोग पूछते हैं कि ऐसा है सच में, इवन मेरे क्लोज लोग, तो ये डिसबिलीव में तो वो अभी भी हैं मेरे। तो आप इससे कोप अप कैसे करते हो, क्योंकि ये तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है, कोई यकीन नहीं कर रहा, या आधे से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि यार ऐसा नहीं होता, जबकि आपको पता है कि वो रियल है, आपको वो महसूस हो रहा है, तो आप इस चीज़ से कोप अप कैसे करते हो? शुरुआत के अंदर ना मैं इस फैक्ट से नहीं कर पाई थी कि मुझे दिख रहे हैं पर मैं हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा है ना माइंड के लिए, मेरे लिए टॉर्मेंटिंग था। बट मैं अब ऐसे कोप अप करने लगी हूँ कि मैंने मेरे जो है फैमिली मेम्बर्स जिनको मैं मानती हूँ कि दे विल हेल्प मी, तो उनको मैंने रीच आउट किया, एंड वो बाकायदा पूरा बिलीव करते हैं, वो समझते हैं। और बैक स्टोरी, जैसे मैंने नानी के घर की बात आपको बताई थी, तो सबके साथ हो रखी है वो चीज़, तो मेरे पे कैसे ना बिलीव करें वो लोग। तो मैंने सीक आउट ही उनको किया जो कि मेरे पे बिलीव करेंगे, तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। ओके, दैट्स गुड। तो एक और मेरा सवाल है, जैसे आपने बातों में बताया था कि अभी आप जयपुर में रह रहे हो, तो जयपुर में तो बहुत सारे फोर्ट्स हैं,
बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, तो वहाँ पे तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ महसूस होता होगा, तो वो कैसा रहता है? सबसे पहली बात तो क्या होता है कि जब अपन लोग बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट में जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे दिखना नहीं होता। पर जैसा मैंने बताया था, जैसे मुझे विजन्स आते हैं, तो क्या होता है, भले ही मैं उस जगह पे जाके आ गई, उस टाइम पे मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, पर जैसे मैं घर चली गई, तो हो सकता है कि मुझे सपने में कुछ पर्टिकुलर जगह, उसी फोर्ट की कोई पर्टिकुलर जगह दिखे, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पिरिट कैसे वॉन्डर कर रही है अभी भी, या फिर वो कैसे सैड है, कैसे वहाँ पे मरी होगी, वो सब दिखता है, वो फील होने लगता है। तो भले ही उस ब्रॉड डे लाइट में नहीं हो रहा है, पर घर जाने के बाद में मुझे दिखता है। ओके। तो आप हॉरर मूवीज़ वगैरह देखते हो, क्योंकि आपको पसंद है बहुत ऐसा? ज़्यादा। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो जिसके बाद आपको लगा हो कि हाँ, इसके पीछे कुछ सच है? कॉन्जरिंग। कॉन्जरिंग। हाँ, काफ़ी रिलेट कर पा रही थी मैं उस स्टोरी से, क्योंकि एड और लॉरेन, तो उन दोनों से मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रही थी, क्या उनकी जर्नी रही थी। वहाँ से मुझे है ना मेंटली, और मुझे भी काफ़ी वो मिला था सपोर्ट कि हाँ, दिस इज़ नॉर्मल, ऐसा होता है। अभी ना रिसेंटली एक सीरीज की काफ़ी रील्स वायरल हो रही है, उसका नाम है ईविल। तो उसके अंदर दिखा रहे हैं कि एक नन है, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह जाती है, उसे अलग अलग स्पिरिट्स महसूस होती है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? आपने क्या देखा है ये सीरीज, क्या आपको लगता है? हाँ, मैंने देखी है, और जैसा उसमें दिखाया जा रहा है कि वो देख पा रही है कि किसके ऊपर स्पिरिट लैच आउट कर रही है, किसके साथ मतलब अ, बंधी हुई है वो स्पिरिट, या कहाँ पे वो कैसे रोम कर रही है, ये सारी चीज़ें तो ये होती हैं। जैसे इन जनरल मैं भी जा रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी का ऑरा फील कर पाना, देख पाना, तो आप अगर एक मीडियम हो, तो है ना, आपको दिखता है कि हो सकता है इसके साथ में ऐसा कुछ है, या फिर कुछ रिज़ाइड कर रहा है इसके पास में, उसका ऑरा ऐसा होता है। तो आप ऐसे कैसे पाते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे मिलने आए हो, एंड मैं भी बहुत ऐसी बातें करती हूँ, तो लेट सपोज, आई विश ऐसा ना हो, बट लेट सपोज कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ है, तो क्या आप वो देख पा रहे हो या देख पाओगे? और अगर आपने देख लिया तो फिर आप बताते हो सामने वाले को कि ऐसा ऐसा है, कि आप फिर नहीं बताते? सबसे पहली बात तो मैं नहीं बताती हूँ किसी को भी ऐसा है, क्योंकि आई डोंट थिंक वो मेरी प्लेस है ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में मेंडल करना, जब तक वो रीच आउट नहीं कर रहा है किसी के लिए। और दूसरी बात, कोई बिलीव करेगा भी नहीं ऐसी चीज़ है या नहीं है। अब रही कि जैसे अभी आपने पूछा आपके आसपास का ये जो ऑरा वगैरह, तो मैं देख पाते हैं ये सारी चीज़ें। अगर मैं अभी आपका एग्जांपल लूँ, तो मैं अगर अपनी आंखें बंद करूँगी, तो मुझे बहुत ऑरा ना अलग अलग कलर के होते हैं, और अलग अलग कलर का ना अलग अलग मतलब होता है। जैसे येलो अगर हुआ तो बहुत सनशाइन जॉली टाइप पर्सन है, ओके। तो हर कलर का अलग मतलब है। तो जैसे अभी मैं अगर आंख बंद करूँ, तो मेरे को ऑरा दिखेगा आपका, बीच के अंदर बिल्कुल येलोइश है, आपके राइट शोल्डर से, जो कि आपका लेफ्ट है शायद, वहाँ से ग्रेइश ऑरा निकल रहा है, और उसके ऊपर हल्का सा ब्लू ग्रीन है। मतलब एक होता है ये डायग्राम, अगर मैं आपको शेयर करूँगी क्या चीज़ें होती हैं ये सारी, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अब जैसे ही, अगर जैसे आपने स्पिरिट की बात की ना, तो अगर मेरे को पता करना है कि क्या है क्या नहीं है उसके आसपास में, तो उस ऑरा के अंदर ना मुझे डिस्टर्बेंस दिखेगी, कुछ ग्रेइश एलिमेंट्स, कुछ भी डिस्टर्ब कर रहा है उस ऑरा को, कुछ ब्लैक एनर्जी दिख रही है मुझे उसके अंदर। या फिर क्या होता है कि सिर्फ अगर एनर्जी भी नहीं है ना, तो फिर कहीं कहीं ना कभी कभी क्रैक्स दिखते हैं, या डॉट्स, सिर्फ स्पॉट्स दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत, ये ऑरा रीडिंग ना बहुत हेल्प करती है ये सारी चीज़ों के अंदर, रीड करने के अंदर एक पर्सनैलिटी को। तो जैसे अभी आपने बताया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अभी आपने बताया कि मेरे उसमें येलो, ग्रीन और ग्रे है, तो इसका क्या? आँख खुल के भी दिख रहा है मुझे। ओह, तो फिर इसका क्या मतलब है? मतलब ये कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे मैंने बताया, अलग अलग रंग का अलग अलग हो रहा है। येलो जो है वो डिनोट कर रहा है आप कैसे चार्मिंग पर्सनालिटी हो, होपफुल टाइप, थोड़े थैंक्स। सनफ्लावर टाइप। हम्म। जी। ग्रे माइट बी के भाई आप थोड़ा सा किसी पर्टिकुलर एक्सपेक्ट में लाइफ के थोड़ा बहुत ना ग्लूमी या स्ट्रगल कर रहे हो, हाँ। तो ये सारी चीज़ें रहती है। ग्रीन होपफुल है, कोई कुछ लाइफ को फ्यूचर में लेके कुछ पर्टिकुलर आपको होप है किसी एक फील्ड के अंदर, हम्म। तो ये सारी ऑरा रीडिंग होती है।
नाइस, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे अभी आपने ऑरा रीडिंग का बताया, तो बहुत लोग कहते हैं कि वो आपका हाथ देख के आपका बता सकते हैं कि आपकी कितनी लाइफ लाइन रहेगी, कितने बच्चे रहेंगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हो या वो बिल्कुल अलग कुछ हो गया? मैं नहीं कर सकती, बट मेरे को ये नॉलेज है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं एस्ट्रोलॉजर्स की फील्ड से मतलब जनरेशन से आती हूँ। तो ऐसा नहीं है मैंने सीखा है, बट हमारे जितने भी हैं ना बड़े लोग, जैसे मेरी मम्मी हो गई, मेरी मौसियाँ हो गई, बुआ वगैरह, तो जनरल नॉलेज उनको सबको है कि कौन सी क्या लाइन होती है, कितने बच्चे होंगे, और आदमी रिच होगा क्या, ये सारी चीज़ें ना होता देख के है। पता चल हाँ। जाता है। ठीक है, नाइस। तो जैसे आपका जो आर्ट है वो काफ़ी फैसिनेटिंग है, बट मतलब ऑन दी अदर हैंड वो काफ़ी ऐसा भी है जिससे आपको डर भी लग जाए। तो ये कौन लोग खरीदते हैं? मतलब कैसी आपके पास क्वेरीज आती है, क्या प्रोसेस रहता है? शुरुआत में ना जब मैं इस फील्ड में आई थी डार्क माइथोलॉजी की, तब मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई क्यों खरीदेगा ऐसा आर्ट। तो शुरुआत में हॉबी की तरह स्टार्ट किया, बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ, तो पता चल रहा है नहीं, लोगों को काफ़ी ना इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर। लोग चाहते हैं, मतलब वो जो क्वेरीज मेरे पास आती है, तो लोगों को काफ़ी ना फैंटेसीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो वो कहते हैं कि आप मेरे को इस रूप में बना सकते हैं क्या, या फिर मेरे को इस चीज़ के साथ में बना सकते हैं क्या। उसके अलावा जैसे कि मैंने ऐसी चीज़ देखी है, और ये चीज़ मुझे ना बचपन से परेशान कर रही है, तो मैं ना चाहता हूँ कि आप एक बार उसको बनाओ ताकि मैं देख सकूँ। उसके अलावा ना ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एंटिटीज़, डार्क माइथोलॉजी एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली मेरी पेंटिंग बनाई है माँ काली, और महादेव हो गए, भैरव हो गए, तो सिर्फ एंटिटीज़ नहीं, मैं डेटीज़ भी बनाती हूँ। और इस चीज़ का ना बहुत बड़ा स्कोप है अपने यहाँ पे, काफ़ी लोग बनवाते हैं, और इतनी बड़ी पेंटिंग्स बनती हैं डार्क माइथोलॉजिकल डेटीज़ की, तो मतलब बहुत स्कोप है इसमें। तो कैसे, अगर किसी को खरीदना हो तो वो कैसे आपसे खरीद सकते हैं पेंटिंग्स? अभी तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं वो मुझे, बाकी अभी कुछ 10-15 दिन के अंदर मेरी वेबसाइट हो जाएगी। वहाँ पर वेबसाइट में डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम की बायो से जाके एक बॉक्स होगा, कमीशन बॉक्स, तो आप उसमें जाके मेंशन कर सकते हो कि आपको क्या बनवाना है और कितने साइज़ का, ये सब। और आपके प्राइजेस कैसे रहते हैं? प्राइजेस डिपेंड करते हैं कि कितना आवर ऑफ वर्क लग रहा है, क्या साइज़ है, और मेरी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स क्या होने वाली है उसके ऊपर। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, तो एक बार जब मैं देख पाऊँगी उनको क्या बनवाना है, तो हो पाएगा डिसाइड। अभी तक के आपके जितना भी आपका जर्नी रहा है उसमें सबसे बड़ा कमीशन वर्क क्या है आपके पास ऐसा आर्ट में? अभी मैं रिसेंटली एक माँ काली की पेंटिंग बना रही हूँ, तो काफ़ी बड़ी हैं वो। ओके। अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया है अपनी जनता के अंदर क्या बन रहा है, तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी फ़िलहाल। ग्रेट, ग्रेट। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे आप मीडियम हो तो आपने कुछ ऐसा देखा हो जो अभी तक हुआ भी नहीं है, लाइक थोड़ा फ्यूचर में आपने देखा हो कि और फिर वो हो भी गया हो? तो ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट्स बताओ। ये जितनी भी मेरी जर्नी है ना, ये स्टार्ट ही इस चीज़ से हुई थी कि मैं ना फोर्सिंग कर सकती थी ये सारी चीज़ें। क्या हुआ था, धीरे धीरे ऐसा, मतलब मैंने ना शुरुआत में इतना नोटिस किया नहीं था, क्योंकि मैं थी नहीं, मुझे नॉलेज नहीं थी कि ऐसा होता है, ये लोग होते हैं और ये चीज़ें नॉर्मल है। तो शुरुआत में क्या हुआ था, जैसे मुझे सपने आते थे, विजन्स आते थे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। मुझे सपना आया कि मेरे जो पापा हैं, तो उनके ना राइट हैंड को कुछ हो गया, फ्रैक्चर टाइप या कुछ भी ऐसा। अगले ही दिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, छत से वो गिरे, एंड उनका हाथ की हड्डी 2 टुकड़े हो चुकी थी। उस टाइम मैंने ना ध्यान नहीं दिया इतना। अब धीरे धीरे ये कोइंसिडेंट, मतलब ये इंसिडेंट्स इतने बढ़ने लग गए। सबसे बड़ा जो इंसिडेंट था ना, जो अभी भी मैं शॉक में, और मैं चाहती ही नहीं हूँ कि ये चीज़ मैं बिलीव करूँ, मेरे दादू की डेथ। क्या हुआ था उसके 2-4 दिन पहले, पहली बात तो इंट्यूशन जितने स्ट्रांग होते हैं एम्पैथ्स के, पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, उस पर्सन को देख के ही पता चल जाता है। पर मैं इतना डिसबिलीव में थी कि नहीं, नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में फाइनली मुझे एक रात को विजन आ ही गया। वो एग्जैक्ट रूम मैंने देखा, उनको मैंने देखा, और कौन कौन बैठा सब देखा मैंने उनके आसपास। और 2-4 दिन बाद खबर आई, सामने वही सब। उसके बाद तो मैंने कितनी ही कोशिश कर ली है कि मैं इन सब चीज़ों से अपना माइंड डाइवर्ट करूं कि ये मेरी रियलिटी नहीं हो सकती है। मैंने बहुत कोशिश की, पर रिसेंटली, अभी कुछ दिनों की पहले की बात है,
मुझे इंट्यूशन आ रहा था और सपना आया कि मेरे भाई के हाथ पे लग गई है ऐसा कुछ। तो काफ़ी रोते रोते उठी थी मैं उस दिन, क्योंकि किसी अपने को आप दर्द में देखना, और दिमाग में ना एक ही चीज़ चल रही होती है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान प्लीज़। फिर मैंने कॉल भी किया उसको पूछने कि सही है क्या, और मैं उसको वार्न करना चाहती थी कि भाई ऐसी जगह पे मत जाना या ऐसा कुछ मत करना ताकि किसी भी चीज़ से तुझे डेंजर हो। उस दिन मैं बिज़ी रही अपने मैच वैच में। शाम को ही मेरे को न्यूज़ आती है, मम्मी का कॉल आता है कि मेरे भाई के हाथ में है ना लग गई है, या फिर कुछ खींच रहा था तो उसका हाथ का कुछ मसल टूट गई थी, कुछ ऐसा सा हो गया था। तो बहुत दुख हुआ था, पता नहीं क्यों उस मोमेंट पे ना मुझे अपनी पावर ना यूज़ करने का बहुत दुख हुआ था कि मैंने क्यों नहीं बताया, मुझे बोल देना चाहिए था। काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है, मतलब आप पहले से ही देख सकते हो, स्पेशली चलो ये तो फिर भी चोट लगने की बात हुई, बट आपके जो दादाजी का केस था कि ऑफ कोर्स आपका कोई नियर एंड डियर, आपको पता चलता है कि जाने वाला है और आप कुछ नहीं कर सकते। काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है, बट एनीवेज थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, इतना सब कुछ शेयर करने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आज पता चली है, एंड आई एम श्योर मेरी ऑडियंस को भी आज ही पता चली होगी। एंड जल्दी पार्ट 2 करते हैं। थैंक यू सो मच जी आने के लिए। श्योर।